नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडी नॉवल बॉय पर। आज हम लेकर आए हैं कहानी रीबोर्न एम्परर। आप जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका ओरिजिनल वर्जन सिर्फ एडी नॉवल बॉय यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना शरीर का जख्मी शंख। नवस्तरीय युद्ध सम्राट। मयूरा संघ के बाकी सदस्यों की आंखें चमक उठीं जब उन्होंने आकर्ष की ओर देखा। वे अभी तक आकर्ष की असली पहचान उजागर होने के सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि इस तथ्य ने उन्हें और भी अधिक हिला दिया कि वह अब नवस्तरीय युद्ध सम्राट बन चुका था। तुम अब नवस्तरीय युद्ध सम्राट बन चुके हो। आकर्ष की बात सुनते ही शंख का चेहरा गंभीर हो गया। शंख के चेहरे के भावों में आया परिवर्तन आकर्ष की नजरों से बच नहीं पाया। खुद को शांत करने के बाद शंख ने उपहास करते हुए तिरस्कार भरे स्वर में कहा, दिलचस्प, सोचा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी नवस्तरीय युद्ध सम्राट बन जाओगे। चलो अब खेल शुरू करते हैं। जैसे ही शंख ने अपनी बात समाप्त की, उसने हमला कर दिया। उसके शरीर से ऊर्जा की तरंगें बाहर निकलने लगी और अगले ही पल आसपास का आयाम टूटने लगा। जब एक योद्धा की ताकत किसी भी तल के चरम पर पहुंच जाती थी, तब उसकी ताकत और शक्तियां इतना भयानक रूप ले लेती थी कि आसपास के वातावरण को तोड़ना भी उनके लिए आसान हो जाता था। जैसे मृत्यु लोक में देव शून्य मंडल था, वैसे ही यहाँ पर नवस्तरीय युद्ध सम्राट था। सबसे खास बात यहाँ पर यह थी कि शंख इस समय स्थान के सिद्धांत का प्रयोग कर रहा था। उसने आयाम छेदन तकनीक का प्रयोग किया, जिसके बाद वातावरण को चीरते हुए 9 तलवार तरंगे आकर्ष की ओर बढ़ी। स्वुश 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 स्वुश। स्थान का सिद्धांत। शंख के पास स्थान का सिद्धांत देखकर एक पल के लिए तो आकर्ष को भी आश्चर्य हुआ। उसने उम्मीद नहीं की थी कि शंख भी उसी की तरह 4 सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक स्थान के सिद्धांत को प्राप्त कर चुका है। पर यह आश्चर्य उसके चेहरे पर ज्यादा देर तक नहीं रहा। बहुत जल्द उसने अपने आप को शांत कर लिया और लड़ाई के लिए खुद को तैयार करने लगा। उसने भी अब स्थान के सिद्धांत का प्रयोग किया और आयाम छेदन तकनीक के साथ 9 ऊर्जा तरंगे प्रकट कर ली। फिर उन सबको एक साथ शंख की तरफ फेंका। दोनों में से किसी ने भी अपनी शक्तियों के संयोजन का प्रयोग नहीं किया था, इसलिए दोनों की ताकत लगभग बराबरी पर थी और एक दूसरे से टकराते ही दोनों ने एक दूसरे की ऊर्जा को पूरी तरह से निरस्त कर दिया। कैलाश भी सूर्यवेग मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर का योद्धा बन चुका है। हमला करने के बाद आकर्ष ने महसूस किया कि शंख का भौतिक शरीर, जो कैलाश का था, अब सूर्यवेग मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर में प्रवेश कर चुका था। हालांकि शंख की वह देव ऊर्जा जिसमें दिव्य ऊर्जा के चिन्ह मौजूद थे, स्पष्ट रूप से कैलाश की नहीं थी। अपना पहला प्रहार करने के बाद शंख हवा में गायब हो गया और अगले ही क्षण आकर्ष के सामने प्रकट हुआ। इसके बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। बूम बूम बूम। एक बार फिर कई सारी ऊर्जा तरंगे वातावरण को चीरते हुए आकर्ष पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ी। पर इस बार आकर्ष सिर्फ निशाना नहीं था, उसे उसकी जगह पर स्थिर भी करना था, इसलिए शंख ने बंधन तकनीक का भी प्रयोग किया। दूसरी तरफ आकर्ष ने भी अपनी स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग किया और उस छोटे से क्षेत्र से निकलकर आसमान में ऊंचाई पर प्रकट हो गया। शंख पहले से जानता था कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने तुरंत अपने प्रहार की दिशा बदली और ऊपर की तरफ प्रहार कर दिया। स्वुश 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 स्वुश। आयाम चक्र। अपने अस्त्र के पथ का प्रयोग करते हुए आकर्ष ने आयाम के सिद्धांत का प्रयोग किया।
एकदम से कुछ उग्र ऊर्जा तरंगे आयाम की ऊर्जा से बनने लगी और आसपास के पूरे वातावरण को घेर लिया। उसने वह गलती नहीं की जो शंख ने की। उसने पहले ही रास्ते बंद कर दिए ताकि शंख स्थानांतरित ना हो सके। आयाम चक्र। शंख ने तुरंत समझ लिया कि आकर्ष ने कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया है। वह बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। उसने अपने हाथ सिर के ऊपर उठाए और फिर स्थान के सिद्धांत की ऊर्जा की एक भयावह लहर बाहर फूट पड़ी। उसने स्थान के सिद्धांत का अपने कवच के रूप में इस्तेमाल किया। बूम 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 बूम। कानों को बहरा कर देने वाले विस्फोटों की तेज ध्वनि गूंज उठी जब हजारों ऊर्जा तरंगे मूसलाधार बारिश की तरह शंख के सुरक्षा कवच पर गिरने लगीं। कुछ ही क्षणों में शंख का सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगा। स्पष्ट था कि आकर्ष का हमला उसकी सुरक्षा से ज्यादा ताकतवर था। नहीं, शंख भीतर ही भीतर घबराने से खुद को रोक नहीं पाया। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो वह आकर्ष की आत्मा से काफी शक्तिशाली थी। पर समस्या यही थी कि इस समय वह अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता था, वरना वहां की पाबंदियां उसे खत्म कर सकती थी। इसे केवल आयाम चक्र की वजह से थोड़ा फायदा मिला है। अगर मुझे बढ़त हासिल करनी है और उसे मारना है तो मुझे आत्मिक हमलों का उपयोग करना होगा। शंख ने मन ही मन सोचा। यह जोखिम भरा था, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के अलावा उसके पास दूसरा विकल्प नहीं था। आकर्ष के पास दो पथों की समझ थी। ऊपर से अब जब दोनों का ऊर्जा स्तर बराबरी पर आ चुका था तो शंख के लिए आकर्ष की सुरक्षा को तोड़ना लगभग असंभव हो चुका था। दो पल सोचने के बाद शंख ने आखिरकार अपनी आत्मा की शक्ति का प्रयोग करने का फैसला किया। पर उसने सीधे तौर पर आत्मा की ताकत इस्तेमाल नहीं की। उसने अपने अस्त्र का सहारा लिया। उसके हाथ में 7 फुट लंबा एक भाला प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही शंख की ताकत में तेजी से वृद्धि होने लगी। वैसे तो यह अतिरिक्त ताकत उसी की थी, लेकिन अब उसके कैलाश रूपी भौतिक शरीर को मिल रही थी। एक देव अस्त्र। 7 फुट लंबे भाले को देखकर आकर्ष बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। अगले ही क्षण 7 रंगों से चमक रही एक तलवार आकर्ष के हाथ में प्रकट हुई। वह प्रसिद्ध देव अस्त्र रक्तिम तलवार थी जो वरिष्ठ विक्रांत ने उसे दी थी। अब तक उसने जब जब इस तलवार का इस्तेमाल किया था तब किसी न किसी का खून बहा था, इसलिए उसने इस तलवार का नाम ही रक्तिम तलवार रख दिया था। रक्तिम तलवार के प्रकट होते ही आकर्ष की ताकत में भी वृद्धि होने लगी। शंख का सुरक्षा कवच फिर से कमजोर पड़ने लगा। फिर से नहीं। शंख ने अब और समय बर्बाद नहीं किया। वह जितनी जल्दी हो सके आकर्ष को मार देना चाहता था। वह आत्मिक हमलों का उपयोग करने वाला था जिनमें वह सबसे अधिक निपुण था, ताकि आकर्ष की आत्मा को नष्ट कर सके। सच तो यह था कि वह आकर्ष को मारने को लेकर थोड़ा अनिच्छुक था। आखिरकार उसका असली उद्देश्य आकर्ष को जीवित पकड़ना था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकर्ष इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि उसे जीवित पकड़ना असंभव हो जाएगा। अगर उसे पहले से पता होता कि आकर्ष अब एक अष्टस्तरीय युद्ध सम्राट नहीं रहा है तो वह कभी अकेला यहाँ नहीं आता। शंख को मजबूर होकर अपना आत्मिक प्रहार इस्तेमाल करना पड़ा। आकर्ष, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर उस वेगवानस को भी तुम्हारे साथ नरक भेज दूंगा, शंख ने ठंडी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद सुनहरी ऊर्जा की एक किरण शंख के माथे से बाहर निकली और हवा को चीरते हुए तेजी से आकर्ष की तरफ बढ़ी। हालांकि शंख की आत्मा अब केवल सूर्य वेग मंडल के 10वें सिद्धांत स्तर के योद्धा के स्तर की थी, लेकिन देव अस्त्र के बढ़ावे के साथ उसके लिए अपनी आत्मा की ताकत का प्रयोग करना सरल हो गया था। स्वोश! जब शंख का आत्मिक प्रहार आकर्ष की ओर बढ़ रहा था,
उसी समय आकर्ष की हजारों ऊर्जा तरंगे भी शंख की तरफ बढ़ने लगी। पर इस समय शंख ने उन्हें रोकने की जरूरत तक महसूस नहीं की। आखिरकार उसके अनुसार जैसे ही वह आकर्ष को मार देगा, ये सारी ऊर्जा तरंगे अपने आप गायब हो जाएंगी। इधर आकर्ष ने ऐसी लापरवाही नहीं दिखाई। उसे यह बात अच्छे से पता थी कि अगर शंख का आत्मिक प्रहार उसके आत्ममंडल में पहुंच गया, तब उसके लिए बचना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस समय सभी दिव्य तत्व गहरी नींद में थे और धातु सम्राट अयस उसकी आत्मा की सुरक्षा नहीं कर सकता था। इसलिए खुद की आत्मा को सुरक्षित रखने के लिए उसने अपनी तलवार का इस्तेमाल किया। उस तलवार में थोड़ी मात्रा में दिव्य ऊर्जा थी जिसको उसी ने उसमें संरक्षित किया था। उसे पता था कि एक दिन आएगा जब उस पर आत्मिक प्रहार हो सकता है, इसलिए उसने इस ऊर्जा को बहुत पहले ही बचा लिया था। जैसे ही उसने तलवार के भीतर मौजूद ऊर्जा का प्रयोग किया, दो तीव्र ऊर्जा तरंगे उसके पूरे शरीर में फैलने लगी और उसकी दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ गई। इसी के साथ उसने अपने खुद का आत्मिक प्रहार तैयार किया, जिसमें रक्तिम तलवार, आयाम चक्र और स्थान के सिद्धांत की शक्ति समाहित थी। भले ही आकर्ष शंख से नफरत करता था, लेकिन वह इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकता था कि शंख ताकत और शक्ति के मामले में उससे बहुत आगे हैं। यह तो इस समय शंख कमजोर शरीर में था, वरना अपने वास्तविक शरीर के साथ तो वह काफी आसानी से आकर्ष को खत्म कर सकता था। अपने आत्मिक प्रहार को तैयार करने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। एक पलक झपकने से भी कम समय में यह तैयार हो चुका था। निर्माण होते ही उसने आत्मिक प्रहार को शंख के आत्मिक प्रहार के आगे कर दिया। काम दोनों आत्मिक प्रहार आपस में टकराए और उसी क्षण दोनों योद्धाओं को अपने सिर में तेज दर्द महसूस होने लगा। दर्द सहन करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। कुछ क्षणों तक दोनों के आत्मिक प्रहार एक दूसरे को धकेलते रहे, फिर अचानक गायब हो गए। हालांकि 7 रंगों वाली ऊर्जा अभी भी बनी हुई थी। एक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र। शंख आश्चर्य के मारे चीख उठा। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि आकर्ष की तलवार वास्तव में कितनी खतरनाक थी। अब तक उसे लग रहा था कि वह सिर्फ एक साधारण देव अस्त्र है, पर अब जाकर उसे समझ में आया था कि वह ऐसा देव अस्त्र था जिसको प्राप्त करने के लिए दिव्यतल में भी युद्ध छिड़ सकता था। वह इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे खतरा महसूस हुआ। तलवार के चक्कर में वह यह बात भूल ही चुका था कि कुछ ऊर्जा तरंगे उसकी तरफ भी बढ़ रही थी। शंख के चेहरे का रंग बदल गया और वह दर्द से चीखने लगा। कई सारी ऊर्जा तरंगे उसके शरीर के भीतर घुस चुकी थी और पूरा शरीर लहूलुहान हो चुका था। उसका शरीर घावों से भर गया। इस परिस्थिति में उसके पास कैलाश के शरीर को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आकर्ष, तुम्हें इसकी कीमत अवश्य चुकानी होगी, शंख ने गरजते हुए कहा। शंख कैसे क्रोधित न होता। उसने कैलाश के शरीर पर कब्जा करने के लिए भारी प्रयास किए थे। कोई भी पिशाच सिर्फ एक ही बार किसी शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर सकता था, और शंख ने अपना यह एकमात्र अवसर कैलाश के शरीर पर इस्तेमाल कर लिया था। इसके बाद अगर उसने किसी और के शरीर पर नियंत्रण स्थापित करने की भी कोशिश की तो वह कभी भी इसमें पूरी तरह से सफल नहीं हो पाएगा। अगर यहां से बचकर निकले तो कीमत चुकाने के लिए मजबूर करोगे ना। पहले खुद को तो बचा लो, आकर्ष ने ठंडी आवाज में कहा। इसके तुरंत बाद उसने निशिता को उसे खत्म करने का आदेश दिया। स्वोश! अचानक 7 रंगों वाली ऊर्जा के पास एक महिला की आकृति प्रकट हुई। मयूरा संघ के सदस्यों की तरह ही शंख भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसका शरीर कांपने लगा और वह हकलाते हुए बोला, एक अस्त्र आत्मा। एक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र जिसमें अस्त्र आत्मा मौजूद हो,
दिव्यत्लों में भी एक अनमोल खजाना माना जाता था। उसी समय निशिता अपने हाथ में चमकती हुई 7 रंगों वाली तलवार ये शंख की ओर बढ़ी। उस क्षण ऐसा लग रहा था मानो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज और हर व्यक्ति को वह नष्ट कर देगी। आकर्ष, तुम मुझे नहीं मार सकते। शंख ने अंतिम क्षण में अपनी हथेलियां जोड़ लीं और एक अजीब सी मुद्रा बनाने लगा। अचानक उसके चारों ओर धुंध प्रकट होने लगी और हरी आग भड़क उठी। इसके साथ ही लाल रोशनी की एक चमक दिखाई दी और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गया। स्वोश! स्वाभाविक रूप से निशिता का हमला खाली चला गया। शंख को गायब हुआ देखकर आकर्ष के चेहरे पर भी गंभीरता आ गई। शंख एक पिशाच था, इसलिए स्वाभाविक था कि उसके पास खुद को बचाने के लिए कोई खतरनाक तकनीक अवश्य थी। शंख तो वहां से गायब हो चुका था, लेकिन कैलाश का मृत शरीर अभी भी वहीं पर था। शंख ने सच में कैलाश की आत्मा को पूरी तरह से निगल लिया था। जब आकर्ष की नजर कैलाश के जख्मों से भरे शरीर पर पड़ी, तो उसकी आंखों के सामने कैलाश का वही चेहरा उभर आया जो महासंग्राम के दौरान था। किसने सोचा था कि कैलाश जैसे योद्धा को इतनी भयानक मौत मिलेगी। रक्तिम तलवार को वापस रखने के बाद आकर्ष ने सारंग की ओर देखकर कहा, संघ प्रमुख, इतने समय तक मेरी सहायता करने के लिए धन्यवाद। लेकिन अब मेरे मयूरा संघ छोड़ने का समय आ गया है। सारंग कुछ कह पाता उससे पहले ही आकर्ष स्थानांतरण तकनीक का प्रयोग करके वहां से जा चुका था। वह चला गया। सारंग जानता था कि ऐसा दिन एक न एक दिन जरूर आएगा, इसलिए वह मानसिक रूप से तैयार था। आकर्ष जयम संघ के ठिकाने पर। पहले जब जयम संघ के दूसरे प्रमुख जयंत ने आकर्ष को चुनौती दी थी, तब आकर्ष ने इस मामले को सिर्फ अपने और जयंत तक सीमित रखा था। सच तो यह था कि उसका जयंत को मारने का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जयंत ने उसे जान से मारने की कोशिश की तो उसने भी अपना इरादा बदल लिया। हालांकि आकर्ष जानता था कि जयंत को मारने से जयम संघ और वानप्रस्थ देवतल के सम्राट का क्रोध भड़क जाएगा, लेकिन इससे उसका फैसला नहीं बदला। आखिर अगर वह सिर्फ एक सम्राट को नाराज करने के डर से किसी ऐसे इंसान को छोड़ देता जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, तो उसके ताकत हासिल करने का मतलब ही क्या रह जाता। जयम संघ। आकर्ष ने मयूरा संघ के सदस्यों की बातचीत सुनी थी। तभी उसे पता चला था कि जयम संघ ने उसकी जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा की है। अब जब जयम संघ इतना आगे बढ़ चुका था, तो आकर्ष को भी अब उन पर दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। मयूरा संघ से जाने के बाद वह सीधा केंद्रीय क्षेत्र की तरफ रवाना हो गया। केंद्रीय क्षेत्र काफी बड़ा था। वहां के बारे में उसको ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए उसने वहां पर एक मध्य अवस्था के आदमी को रोका और उससे जयम संघ के ठिकाने के बारे में पूछा। मुझे नहीं पता, उस मध्यवय व्यक्ति ने झुंझलाकर कहा। उसे आकर्ष का उसका रास्ता रोकना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। धन्यवाद, इतना कहकर आकर्ष वहां से गायब हो गया। जब उस मध्य अवस्था के व्यक्ति ने आकर्ष को हवा में गायब होते देखा, तो उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि उसने कितने खतरनाक आदमी से बदतमीजी से बात की थी। आकर्ष लगातार लोगों से जयम संघ के ठिकाना का रास्ता पूछता रहा, लेकिन ज्यादातर लोग उससे चिढ़कर ही जवाब देते थे। लेकिन हर कोई वैसा नहीं था। कुछ थे जो शांत स्वभाव के थे और पूछने पर जवाब दे रहे थे। क्या आप मुझे जयम संघ जाने का रास्ता बता सकते हैं? आकर्ष ने एक युवक से पूछा। जब उस युवक ने देखा कि आकर्ष कितनी तेजी से उसके सामने पहुंचा था, तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उसने सतर्क निगाहों से आकर्ष को देखा और कुछ कदम पीछे हट गया। उसे पता था कि आकर्ष उसे आसानी से मार सकता है।
युवक की प्रतिक्रिया देखकर आकर्ष ने कहा, चिंता मत करो। अगर मैं तुम्हें मारना चाहता तो क्या तुम अभी तक जिंदा होते? ये शब्द सुनते ही युवक का चेहरा थोड़ा सहज हुआ। फिर उसने कहा, जयम संघ का ठिकाना द्वितीयक जनपद में है। द्वितीयक जनपद? तो फिर यह जगह कौन सी है? आकर्ष ने पूछा। षष्ठी जनपद, युवक ने जवाब दिया। द्वितीयक जनपद जाने का रास्ता किस तरफ है? आकर्ष ने पूछा। युवक ने दक्षिण पूर्व दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा। उस दिशा में। चतुरंजनी जनपद पार करने के बाद आप द्वितीयक जनपद पहुंच जाओगे। जयम संघ वहां की सबसे ताकतवर शक्ति है, इसलिए हर कोई उसका ठिकाना जानता है। लेकिन आप जयम संघ क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं लगता कि वे अभी नए सदस्य भर्ती कर रहे हैं। जब से उनके दूसरे प्रमुख जयंत की मौत हुई है, उन्होंने भर्ती बंद कर दी है। किसी को नहीं पता कि वे फिर से भर्ती कब शुरू करेंगे। आकर्ष ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। मेरा जयम संघ में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो जयम संघ में कुछ पुराना हिसाब बराबर करने जा रहा हूं। खैर, रास्ता बताने के लिए धन्यवाद। इतना कहकर आकर्ष वहां से गायब हुआ और युवक की बताई दिशा में चला गया। द्वितीयक जनपद की सबसे शक्तिशाली ताकत होने के कारण जयम संघ का मुख्यालय क्षेत्र के बिल्कुल केंद्र में स्थित था। जयम संघ के ठिकाने के अंदर अलग अलग जगहों पर मौजूद होने के बावजूद गरुड़ा और उपाधि मंदिर द्वारा भेजे गए नव स्तरीय युद्ध सम्राट महिपाल दोनों शंख के लौटने का इंतजार कर रहे थे। वे जानना चाहते थे कि क्या कल्प जनपद के मयूरा संघ का वरिष्ठ रक्षक एल्डर सच में आकर्ष था। वे शंख का इंतजार कर रहे थे तभी गरुड़ा, एक ऊंची और जोशीली आवाज पूरे जयम संघ के ठिकाने में गूंज उठी। मैं आकर्ष हूं। सुना है जयम संघ मुझे ढूंढ रहा है। मैं बाहर प्रवेश द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। आकर्ष हवा में जयम संघ के मुख्य द्वार के सामने हाथ पीछे बांधे हुए खड़ा था। शुरुआत में जयम संघ के पहरेदार उसे जिज्ञासा से देख रहे थे, सोच रहे थे कि काले कपड़ों वाला यह युवक आखिर करना क्या चाहता है। लेकिन जैसे ही उसने अपना नाम बताया, उनके चेहरों का रंग बदल गया। वो आकर्ष है? तो वही खड्ग देवतल के सम्राट वेगवानस का इकलौता शिष्य है। वही जिसने संघ प्रमुख जयंत को मारा था। आकर्ष? यह नाम सुनकर महिपाल का चेहरा गंभीर हो गया। ऐसा लगता है कि कल्प जनपद के मयूरा संघ का वरिष्ठ रक्षक एल्डर आकर्ष नहीं है। आकर्ष यहाँ है, इसका मतलब वो अब नव स्तरीय युद्ध सम्राट बन चुका है। महिपाल ने अनुमान लगाते हुए कहा। उसके दिमाग में यह विचार तक नहीं आया कि शंख आकर्ष से हार सकता है। उसे तो यही लग रहा था कि शंख अभी भी मयूरा संघ के वरिष्ठ रक्षक एल्डर की जांच में व्यस्त होगा। गरुड़ा अब तक उससे मिलने जा चुका होगा। महिपाल ने मन ही मन सोचा। वह इस बारे में विचार कर रहा था कि तभी उसे गरुड़ा का संदेश मिला। क्या आकर्ष उपाधि मंदिर का लक्ष्य नहीं है? अब जब वो यहां आ चुका है तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? क्या मुझे तुम्हें बाहर आने के लिए अलग से निमंत्रण देना होगा? गरुड़ा का संदेश सुनते ही महिपाल के होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वह समझ गया था कि घमंडी गरुड़ा को खुद नहीं पता कि आकर्ष से कैसे निपटना है, इसलिए उसने उसे साथ चलने के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ आकर्ष अब भी पूरी शांति के साथ जयम संघ के प्रवेश द्वार के सामने हाथ पीछे बांधे हवा में खड़ा था। समय बीतने के साथ साथ जयम संघ के प्रवेश द्वार के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। संघ के कुछ सदस्य तो बाहर निकलकर तमाशा देखने भी आ गए। वो आकर्ष है? वो काफी जवान दिखता है,
लेकिन क्या वो सच में 700 साल से भी कम उम्र का है? दूर खड़ी भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी। देखो, वरिष्ठ चंद्रेश भी यहाँ आ चुके हैं, किसी ने तेज आवाज में कहा। ये शब्द सुनते ही कई लोगों की नजरें तुरंत एक बूढ़े व्यक्ति पर जा टिकी, जिसने हल्के भूरे रंग के कपड़े पहने थे। चंद्रेश यहाँ के एक प्रसिद्ध संघ का सदस्य था। वह भी एक रक्षक एल्डर था। उसकी ताकत एक अष्टस्तरीय युद्ध सम्राट के जितनी थी। जो लोग चंद्रेश को पहचानते थे, वे एक एक कर उसके पास जाकर अभिवादन करने लगे। चंद्रेश के आने के बाद केंद्रीय क्षेत्र के कई प्रसिद्ध अष्टस्तरीय युद्ध सम्राट भी वहां पहुंचने लगे, जिससे और भी हलचल मच गई। उनमें से ज्यादातर आसपास ही थे। जैसे ही उन्होंने यह खबर सुनी, वे तुरंत यहां चले आए। गरुड़ा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद कई लोगों ने महसूस किया कि जयम संघ के कई सदस्य बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके संघ प्रमुख गरुड़ा अब तक दिखाई नहीं दिए थे। क्या वो डर गया? अगर वो पीछे हट गया तो सिर्फ खुद और जयम संघ की नहीं, बल्कि अपने गुरु देवतल सम्राट जयम की भी बेइज्जती करेगा। जब लोग जयम संघ के बारे में बात कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी आवाज और भी धीमी कर ली। आखिर जयम संघ के सदस्य वहीं मौजूद थे। अचानक एक गड़गड़ाहट जैसी भारी आवाज हवा में गूंजी, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लगता है मुझे आने में देरी नहीं हुई। कुछ ही क्षणों बाद हरे वस्त्र पहने एक गठीला बूढ़ा आसमान से नीचे उतरा। उसकी भौहों के बीच हीरे के आकार का निशान था और उसके हाथ में म्यान में बंद एक पतली तलवार थी। उसके बिखरे सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। वो तो वरिष्ठ शशिकांत है ना? किसी ने हैरानी से कहा। वरिष्ठ शशिकांत? भीड़ की नजरें तुरंत उस व्यक्ति पर जाकर केंद्रित हो गई। योद्धा शशिकांत किसी संघ से जुड़ा नहीं था और अकेले रहना पसंद करता था। नवचक्र भूमि के बाहर कोई उसका असली नाम या पहचान नहीं जानता था। केंद्रीय क्षेत्र में वह इसलिए प्रसिद्ध था क्योंकि वह एक नवस्तरीय युद्ध सम्राट था। वरिष्ठ शशिकांत को मेरा प्रणाम। चंद्रेश ने झुककर उस तलवारबाज का अभिवादन किया। बाकी प्रसिद्ध अष्टस्तरीय युद्ध सम्राट ने भी झुककर उसको प्रणाम किया। यहाँ तक कि जो लोग उस तलवारबाज को नहीं जानते थे, वे भी समझ गए कि वह जरूर कोई नवस्तरीय युद्ध सम्राट होगा। तभी इतने शक्तिशाली अष्टस्तरीय युद्ध सम्राट उसके प्रति इतने विनम्र थे। योद्धा शशिकांत ने हल्के से सिर हिलाया। मैं पास ही था जब सुना कि यहाँ मुकाबला होने वाला है। इसके बाद उसने अपनी नजरें आकर्ष पर टिकाईं और पूछा, तो यही है आकर्ष, खड्ग देवतल के सम्राट का इकलौता शिष्य? जी वरिष्ठ शशिकांत, चंद्रेश ने आदरपूर्वक जवाब दिया। उसी क्षण संघ प्रमुख गरुड़ा, किसी ने फिर से आवाज लगाई। सबकी नजरें तुरंत योद्धा शशिकांत से हट गईं। इस समय लगभग दर्जन भर लोगों से घिरे दो व्यक्ति जयम संघ के प्रवेश द्वार से बाहर निकल रहे थे। संघ प्रमुख गरुड़ा आखिरकार आ गए। अधिकांश लोगों ने तुरंत उन दोनों में से एक व्यक्ति को पहचान लिया। संघ प्रमुख गरुड़ा के बगल में खड़ा वो इंसान कौन है? क्या जयम संघ में कोई नया योद्धा शामिल हुआ है? क्योंकि वह व्यक्ति गरुड़ा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था, हर कोई समझ गया कि वह साधारण नहीं हो सकता। अतीत में केवल जयंत को ही ऐसा विशेषाधिकार प्राप्त था। स्वाभाविक रूप से हर कोई उसकी पहचान जानना चाहता था। कुछ क्षणों बाद किसी ने चिल्लाकर कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जानतव देवतल के उपाधि मंदिर के मंदिर प्रमुख महिपाल है। मंदिर प्रमुख महिपाल? उन्होंने बहुत समय से नवचक्र भूमि में प्रवेश नहीं किया था, फिर आज वो अचानक वापस क्यों आए हैं? महिपाल? वो तो बहुत पहले ही नवस्तरीय युद्ध सम्राट बन चुके हैं।
वो गरुड़ा के साथ क्यों है? क्या गरुड़ा ने उन्हें आकर्ष से निपटने के लिए बुलाया है? भीड़ ने एक बार फिर चर्चा शुरू कर दी। स्वाभाविक रूप से आकर्ष ने भी अपने आसपास की सारी फुसफुसाहटें सुन ली थीं। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं और उसकी नजर सीधे महिपाल पर जाकर केंद्रित हो गई। डरने के बजाय उसकी लड़ने की इच्छा और भी प्रबल हो उठी। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और गायब होकर सीधे गरुड़ा और महिपाल के सामने पहुंच गया। आकर्ष! गरुड़ा ने भौं उठाई। यह पहली बार था जब वह आकर्ष से आमने सामने मिल रहा था। इससे पहले उसने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी थी। जब उसने आकर्ष के चेहरे पर इतनी शांति देखी तो उसके दिल में संकोच की भावना उत्पन्न होने लगी। उसने तुरंत योद्धा शशिकांत को ऊर्जा के माध्यम से संदेश भेजा। वरिष्ठ शशिकांत, मैं आपको मंदिर प्रमुख महिपाल और मेरे साथ मिलकर आकर्ष को हराने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मैं निश्चित रूप से अपने गुरु से कहकर आपको अच्छा इनाम दिलवाऊंगा। गरुड़ा हमेशा से बेहद सतर्क इंसान था। भले ही उसे लगता था कि शायद आकर्ष उतना ताकतवर न हो जितना दिख रहा है, फिर भी वह कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। वह अतिरिक्त मदद चाहता था ताकि अपनी जीत पूरी तरह सुनिश्चित कर सके। इसी वजह से उसने योद्धा शशिकांत से सहायता मांगने का फैसला किया। गरुड़ा के शब्द सुनते ही योद्धा शशिकांत की आंखों में लालच की चमक उभर आई। योद्धा शशिकांत एक अनुभवी नव स्तरीय युद्ध सम्राट था। उसकी ताकत मंदिर प्रमुख महिपाल के बराबर थी। यदि वह अचानक लंबे समय के लिए नवचक्र भूमि से गायब हो जाता तो अधिकांश लोग यही सोचते कि वह देवत्व प्राप्त कर चुका है। इस समय वातावरण काफी तनावपूर्ण हो चुका था क्योंकि भीड़ की निगाहें नवचक्र भूमि के दो अनुभवी योद्धाओं महिपाल और योद्धा शशिकांत तथा दो देवतल सम्राट के शिष्यों आकर्ष और गरुड़ा के बीच घूम रही थीं। हालांकि जब उन्होंने योद्धा शशिकांत की ओर देखा तो उनकी आंखों में संदेह झलक उठा। भीड़ को समझ में आने लगा था कि शशिकांत भी इस युद्ध में उतरने का सोच रहा है। जब भीड़ उत्साहपूर्वक आपस में चर्चा कर रही थी, तभी महिपाल के चेहरे पर हल्की शिकन उभर आई, मानो कोई बात उसे परेशान कर रही हो। उसने पहले ही शंख को संदेश भेज दिया था जब गरुड़ा उससे मिलने आया था, लेकिन अभी तक शंख की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। वरिष्ठ शंख आकर्ष अब जयम संघ के मुख्य द्वार पर है। मेरा संदेश मिलते ही कृपया उत्तर दें। महिपाल ने एक और संदेश भेजा, लेकिन पहले की तरह उसे फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला। अब वह उलझन में पड़ गया, पर जल्दी ही उसने इस बात को दिमाग से निकाल दिया। आखिरकार यह संभव था कि शंख अपने घमंड के कारण उसके संदेश का उत्तर देना उचित न समझता हो और पहले से ही वापस लौट रहा हो। महिपाल को पता नहीं था कि शंख का शारीरिक शरीर, जो कैलाश का था, आकर्ष द्वारा नष्ट कर दिया गया था। वह अपनी आत्मा के रूप में एक गुप्त कला का उपयोग करके भाग निकला था और नवचक्र भूमि के एक दूरस्थ कोने में स्वयं का इलाज कर रहा था। हालांकि उसे महिपाल का संदेश मिला था, लेकिन उसके पास कोई शारीरिक शरीर नहीं था, इसलिए वह उत्तर देने में असमर्थ था। उनका अंत तय है। महिपाल का संदेश दोबारा मिलने पर शंख बुदबुदाया। आकर्ष से लड़ने के बाद उसे समझ आ चुका था कि आकर्ष को उन्होंने कमजोर समझकर बहुत बड़ी भूल कर दी थी। अब तो स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि अगर महिपाल और गरुड़ा मिलकर लड़े तब भी वे आकर्ष का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गरुड़ा, महिपाल और शशिकांत की मृत्यु। महिपाल, जो शंख के विचारों से अनजान था, अपने सामने खड़े आकर्ष को ध्यान से देखने लगा। वास्तव में यह उसकी पहली मुलाकात नहीं थी। उसने महासंग्राम के दौरान आकर्ष को देखा था। उस समय
आकर्ष उसके सामने कुछ नहीं था। लेकिन आज समय और परिस्थिति दोनों बदल गए थे। मैंने सुना है कि तुमने मेरी जानकारी लाने वाले व्यक्ति को इनाम देने की घोषणा की है। लो देखो, मैं खुद सामने आ गया। हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि अब कुछ कहने की जरूरत बची है। तुम दोनों एक साथ आ सकते हो, आकर्ष ने गरुड़ा और महिपाल दोनों को एक साथ ललकारते हुए कहा। आकर्ष ने ऊंची आवाज में नहीं बोला, फिर भी सभी ने उसके शब्द साफ सुन लिए। गरुड़ा और महिपाल के चेहरे तो गंभीर हुए ही, साथ में योद्धा शशिकांत का चेहरा भी गंभीरता से भर गया। आखिरकार गरुड़ा ने गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, आकर्ष, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत के बराबर होगा। आज मैं यहीं तुम्हें मारकर अपने छोटे भाई का बदला लूंगा। महिपाल भी आगे बढ़ने लगा। उसने भी ठंडी आवाज में कहा, आकर्ष, उपाधि मंदिर का तुमने जो नुकसान किया है, आज तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। यह तो थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि कीमत कौन चुकाने वाला है। उम्मीद करता हूं उस समय भी तुम्हारी अकड़ ऐसी ही होगी, आकर्ष ने कहा। अपनी उम्र और अनुभव के बावजूद महिपाल उसके यह शब्द सुनकर अपना आपा खो बैठा। उसने गरुड़ा से कहा, संघ प्रमुख गरुड़ा, चलो एक साथ वार करते हैं। स्विश स्विश स्विश। जैसे ही महिपाल ने अपनी बात कही, गरुड़ा के शरीर से ऊर्जा का विस्फोट हुआ। वह ऊर्जा बिजली की गति से उसके चारों ओर घूमने लगी। उसने वायु के सिद्धांत को समझा था। वैंग वैंग वैंग। उसी समय महिपाल के शरीर से भी नीली ऊर्जा सुनामी की तरह बाहर उमड़ पड़ी। स्पष्ट था कि उसने जल के सिद्धांत को समझा था। हमला। दोनों ने एक साथ प्रहार किया। वायु के सिद्धांत की सहायता से महिपाल के हमले की गति कई गुना बढ़ गई। दोनों हमलों की ऊर्जा तरंगों ने तुरंत जयम संघ के प्रवेश द्वार को क्षतिग्रस्त कर दिया। दोनों का मिश्रित हमला इतना खतरनाक था कि किसी भी साधारण नवस्तरीय युद्ध सम्राट को खत्म करने के लिए पर्याप्त था। उसी क्षण स्विश, एक और व्यक्ति युद्ध में शामिल हो गया। हर कोई हैरान रह गया जब उन्होंने देखा कि यह योद्धा कोई और नहीं बल्कि शशिकांत था, जो गरुड़ा और महिपाल के पक्ष से लड़ रहा था। जैसे ही उसने अपनी पतली तलवार म्यान से बाहर निकाली, सुनहरी तलवार तरंगे बाहर निकलने लगी और पहले से खतरनाक हमले के साथ मिलकर और भी खतरनाक रूप ले लिया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि योद्धा शशिकांत इस लड़ाई में शामिल हो जाएगा। आखिरकार जब वह यहां आया था, तब उसने कहा था कि वह केवल तमाशा देखने आया है। किसी ने नहीं सोचा था कि निर्णायक क्षण पर वह गरुड़ा और महिपाल का साथ देगा और आकर्ष से निपटने में उनकी मदद करेगा। योद्धा शशिकांत और महिपाल दोनों ही नवचक्र भूमि के अनुभवी नव स्तरीय युद्ध सम्राट थे। यहां तक कि गरुड़ा भी, जो काफी समय से नव स्तरीय युद्ध सम्राट था, आकर्ष की तुलना में एक अनुभवी योद्धा माना जा सकता था। किसने सोचा था कि ये तीन अनुभवी नव स्तरीय युद्ध सम्राट मिलकर एक नए नव स्तरीय युद्ध सम्राट से निपटेंगे? क्या इन अनुभवी योद्धाओं में जरा भी शर्म नहीं थी? स्वाभाविक रूप से भले ही जयम संघ के सदस्यों को लगता था कि उनके नेता में शर्म नहीं थी, लेकिन वे अपने विचार जाहिर करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आकर्ष, जब से मैंने नवचक्र भूमि छोड़ी है, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मुझे अपना अस्त्र निकालने पर मजबूर किया है, महिपाल ने कहा। जैसे ही उसकी बात समाप्त हुई, उसके हाथ में एक माला प्रकट हो गई। तुरंत उस माला में से मन के बाहर निकले और स्वतंत्र गति करते हुए आकर्ष को घेरने लगे।
उसी समय गरुड़ा ने चुपचाप एक मनका निकाला। उसने अपनी देव ऊर्जा उस मनके में प्रवाहित की, जिससे उसका हमला और भी प्रबल हो गया। जहां तक योद्धा शशिकांत का सवाल था, उसने जैसे ही हमला किया, तुरंत अपना राज श्रेणी का अस्त्र निकाल लिया। दो प्रकाश धाराएं, जिनके रंग क्रमशः लाल और स्याही जैसे काले थे, एक दूसरे में लिपटकर हथियार की सतह पर चमक रही थीं। देवतलों में बहुत से लोग अस्त्र आत्मा के बिना देव अस्त्र को असली देव अस्त्र नहीं मानते थे। वे उन्हें आधे अधूरे देव अस्त्र समझते थे। एक साथ आकर्ष पर 4 अलग अलग प्रकार के हमले हो चुके थे। पहला हमला तो तीनों ने अपनी ताकत मिलाकर किया था, और बाकी के 3 हमले तीनों ने स्वतंत्र रूप से किए थे। दूसरी तरफ अपने समय के सिद्धांत का प्रयोग करके आकर्ष ने कुछ पलों के लिए हमले की रफ्तार को धीमा कर दिया था। फिर भी बाकी दुनिया के लिए रफ्तार धीमी नहीं हुई थी। असल में जब उसने हमले को धीमा किया तो वह सिर्फ उसके लिए धीमा हुआ था। दूसरे शब्दों में कहे तो उसकी प्रतिक्रिया तेज हो गई थी। समय के सिद्धांत का प्रयोग करने के तुरंत बाद उसने अपने महारथ के पथ का प्रयोग किया। एक ही पल में उसके चारों ओर 10 मीटर के दायरे में मौजूद वातावरण अपना संतुलन खोने लगा। जब वायु और जल के नियमों की ऊर्जा उस स्थान से टकराई, तो वे तुरंत आकर्ष के चारों ओर मौजूद उस वातावरण में समा गईं। हालांकि बाकी सबको लग रहा था कि आकर्ष ने यह सब कुछ काफी आसानी से कर दिया था, पर सिर्फ वही जानता था कि इसके लिए उसने कितनी ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग किया था। उसे एक साथ अपनी सारी तकनीकों को सक्रिय करके रखना पड़ रहा था, जो बहुत मुश्किल था। देव दर्शन तकनीक। रक्तिम तलवार बस एक विचार के साथ। देव दर्शन तकनीक से देवदार वृक्ष का विशालकाय रूप प्रकट हुआ और धीरे धीरे ठोस रूप लेने लगा। उसी समय आकर्ष ने अपना आयाम खोल दिया। जीवन और मृत्यु के पेड़ की ऊर्जा बाहर उमड़ी और देवदार वृक्ष के साथ जुड़ने लगी। जैसे ही वह ऊर्जा देवदार वृक्ष से जुड़ी, पूरा देवदार वृक्ष सफेद प्रकाश से चमक उठा। गरुड़ा, महिपाल और योद्धा शशिकांत के हमले उसी समय देवदार वृक्ष के ऊपर गिरे, जिससे उसके तने और शाखाओं को भारी नुकसान पहुंचा। यह देखकर तीनों को काफी खुशी हुई कि उनके प्रहार ने आकर्ष की सुरक्षा को तोड़ दिया है। पर अगले ही उनके चेहरे का रंग फिर से बिगड़ गया जब उन्होंने देखा कि देवदार वृक्ष का तना और शाखाएं स्वयं ठीक होकर दोबारा उग आई हैं। उसी समय रक्तिम तलवार की अस्त्र आत्मा निशिता प्रकट हुई। उसके प्रकट होते ही उसका शरीर 7 रंगों की रोशनी से चमक उठा। उसने विनम्र स्वर में आकर्ष से कहा, आप आराम कीजिए मालिक, मुझे आपकी ओर से इनसे निपटने दीजिए। इसके बाद निशिता के माथे पर तलवार के आकार का एक निशान उभरा। वह 7 रंगों की चमकदार रोशनी से दमक रहा था। अगले ही पल 7 रंगों की रोशनी आसपास के पूरे वातावरण में फैलने लगी और देखते ही देखते उसने आकर्ष के विरोधियों के तीनों हमलों को ढक लिया। यह देखकर आकर्ष ने अपनी देव दर्शन तकनीक का प्रयोग बंद कर दिया ताकि अपनी ऊर्जा को फिर से हासिल कर सके। स्वोश 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 7 रंगों की रोशनी अचानक चमकी और फिर उसने प्रकाश से बना एक चमकदार जाल बुन दिया। यह दृश्य देखकर भीड़ स्तब्ध रह गई। इससे पहले सभी को यकीन था कि आकर्ष मर जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत अब उसके तीनों विरोधियों की हालत खराब हो रही थी। वह कौन है? 7 रंगों के वस्त्र पहने निशिता बेहद प्रभावशाली लग रही थी। उसका चेहरा दिखने में मनमोहक था, लेकिन उसकी आंखों में चमकती ठंडक आसपास के लोगों के मन में अजीब सा डर पैदा कर रही थी।
जब गरुड़ा, महिपाल और योद्धा शशिकांत हैरानी से आकर्ष और निशिता को देख रहे थे, तभी निशिता ने मधुर लेकिन बर्फीली आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरे मालिक पर आक्रमण करके अपनी मृत्यु को आमंत्रण दिया है। अब परिणाम भुगतो। जैसे ही उसकी आवाज शांत हुई, स्वोश, 7 रंगों की रोशनी एक बार फिर चमकी। महिपाल ने जल्दी से अपनी सुरक्षा सक्रिय कर ली। अफसोस, बहुत देर हो चुकी थी। केवल 1 सेकंड में उसका माथा एक तीव्र ऊर्जा तरंग के दबाव में फट गया। उसके दर्द सहन करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। चारों ओर तुरंत सन्नाटा छा गया। थर्ड, जब महिपाल की लाश जमीन पर गिरी, तब उसके चेहरे पर वही स्तब्धता मौजूद थी जो मरने से पहले थी। उसकी आंखों में भय और अविश्वास का भाव साफ दिखाई दे रहा था। स्पष्ट था कि अपने जीवन के आखिरी क्षण में भी उसे उम्मीद नहीं रही होगी कि उसकी मृत्यु इस तरह से होगी। निशिता का ऐसा रूप देखकर तो आकर्ष भी दंग रह गया। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि उसका प्रहार इतना भयंकर होगा। क्या यह संभव है कि मेरी देव ऊर्जा में दिव्य ऊर्जा के अंश आने के बाद निशिता में भी कोई परिवर्तन हो गया हो? आकर्ष ने अपने आप से सवाल किया। निशिता रक्तिम तलवार की अस्त्र आत्मा थी। रक्तिम तलवार केवल एक देव अस्त्र ही नहीं, बल्कि एक उच्च श्रेणी की देव अस्त्र थी। अधिकांश देव अस्त्र की तरह रक्तिम तलवार की पूरी शक्ति को मुक्त करने के लिए कम से कम 9 स्तरीय युद्ध सम्राट होना आवश्यक था। जब आकर्ष ने सफलता प्राप्त की और उसकी देव ऊर्जा में दिव्य ऊर्जा के अंश आने लगे, तो उसकी रक्तिम तलवार स्वाभाविक रूप से अपनी अस्त्र आत्मा निशिता के साथ अत्यधिक शक्तिशाली हो गई। उसकी देव ऊर्जा में आए परिवर्तनों ने रक्तिम तलवार की क्षमता और शक्ति को पूरी तरह खोल दिया था। जब स्वयं आकर्ष ही निशिता की शक्ति से स्तब्ध था, तो भीड़ कैसे नहीं होती। सदमे के अलावा उनकी आंखों में भय भी चमक रहा था। एक अस्त्र खुद अपने आप एक 9 स्तरीय युद्ध सम्राट को मार सकता है। यह दृश्य वह सभी अपने जीवन में पहली बार देख रहे थे। महिपाल नवचक्र भूमि का एक अनुभवी 9 स्तरीय युद्ध सम्राट निशिता के सामने मात्र एक चींटी जैसा था। भीड़ की तरह गरुड़ा और योद्धा शशिकांत भी यह जानकर स्तब्ध थे कि आकर्ष का देव अस्त्र एक उच्च श्रेणी का देव अस्त्र था। महिपाल की मृत्यु देखने के बाद उनके दिलों में भी खतरे की भावना उठने लगी। अगर सामने खड़ी अस्त्र आत्मा महिपाल को इतनी आसानी से खत्म कर सकती थी, तो उसके लिए उन दोनों को खत्म करना भी मुश्किल नहीं था। इसी समय योद्धा शशिकांत ने सिर झुकाकर कड़वे भाव के साथ कहा, आकर्ष, तुम्हारे खिलाफ कदम उठाना मेरा इरादा नहीं था। गरुड़ा ने मेरी मदद के बदले मुझे रिश्वत दी थी। अगर तुम मेरी जान बख्श दो, तो मैं भविष्य में यह एहसान जरूर लौटाऊंगा। योद्धा शशिकांत निशिता की शक्ति से पूरी तरह भयभीत हो चुका था। वह जानता था कि जब तक आकर्ष उसे जाने न दे, तब तक उसका बच निकलना असंभव था। उसकी विनती सुनकर आकर्ष ने उदासीनता से योद्धा शशिकांत की ओर देखा। स्वोश, जैसा कि उम्मीद की थी, निशिता ने फिर से हमला किया। हालांकि योद्धा शशिकांत ने अपने देव अस्त्र का उपयोग करके निशिता के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह व्यर्थ था। केवल पलक झपकते ही एक और अनुभवी 9 स्तरीय युद्ध सम्राट मारा गया। योद्धा शशिकांत की मृत्यु के साथ फिर से सन्नाटा छा गया। भीड़ में मौजूद बहुत से लोग इस चौंकाने वाले दृश्य को देखकर कांप उठे। 1 दर्जन सांसों के भीतर 2 9 स्तरीय युद्ध सम्राट मारे गए। मुझे लगता है कि हम और भी चौंकाने वाला दृश्य देखने वाले हैं। मुझे यकीन है कि हम एक और 9 स्तरीय युद्ध सम्राट की मृत्यु देखेंगे,
जब भीड़ आपस में चर्चा कर रही थी। उनकी निगाहें अनजाने में गरुड़ा की ओर चली गईं, जिसका चेहरा अब राख जैसा हल्का नीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसके सिर से पसीने की बूंदें बह रही थीं। स्पष्ट था कि महिपाल और योद्धा शशिकांत की मौत ने उसे बुरी तरह डरा दिया था। स्वोश! निशिता ने फिर से हमला किया। हालांकि इस बार वह केवल एक वार में गरुड़ा को नहीं मार सकी, क्योंकि जयम, वानप्रस्थ देवतल का सम्राट, फिर से अपने शिष्य की जान बचाने के लिए सामने प्रकट हो गया। उसने निशिता की ओर बिल्कुल नहीं देखा। इसके बजाय उसने आकर्ष को देखा, क्योंकि वह जानता था कि गरुड़ा का भाग्य तय करने वाला वही था। उसके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसने दांत भींचकर कहा, आकर्ष, गरुड़ा को छोड़ दो। मैं वादा करता हूं कि हमारे बीच की दुश्मनी भुला दूंगा और जयंत का बदला भी नहीं लूंगा। भीड़ जयम को समझौता करते देखकर चौंक गई। आखिरकार वह एक देवतल का सम्राट था। इस बीच गरुड़ा का चेहरा जयम की बात सुनकर बुरी तरह बदल गया। शर्मिंदगी से उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने ऊंची आवाज में विरोध किया, गुरुदेव, समझौता करने की कोई जरूरत नहीं है। आकर्ष इस लायक नहीं कि आप इसके साथ समझौता करें। चुप रहो, जयम गर्जा। डरा हुआ गरुड़ा तुरंत शांत हो गया। भले ही वो ताकतवर हो चुका था, लेकिन अपने मास्टर की आज्ञा का उल्लंघन करने की हिम्मत अभी भी उसके अंदर नहीं थी। सबको लगा कि चूंकि एक देवतल सम्राट जयम बोल चुका है, इसलिए आकर्ष समझौता कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आकर्ष ने ठंडी आवाज में कहा, निशिता, उसे मार दो। आकर्ष, तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, जयम ने गुस्से से भरे स्वर में कहा। स्वोश! पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही निशिता ने प्रहार करके उसके प्रतिरूप और गरुड़ा दोनों का काम तमाम कर दिया। गरुड़ा की मृत्यु के बाद पूरे स्थान पर सन्नाटा छा गया। इतने कम समय में 3 नव-स्तरीय युद्ध सम्राट मारे जा चुके थे। यह नवचक्र भूमि में पहले कभी नहीं हुआ था। स्वोश! अपना काम पूरा करने के बाद निशिता फिर से ऊर्जा तरंग में बदली और वापस रक्तिम तलवार में समा गई। रक्तिम तलवार को वापस भेजने के बाद आकर्ष ने भीड़ पर नजर दौड़ाई और कहा, आज से जयम संघ का ठिकाना मेरा साधना स्थल होगा। सभी लोग तुरंत इस स्थान को छोड़ दें। अगर एक दिन बाद कोई भी यहां दिखाई दिया तो अपनी मृत्यु का जिम्मेदार वह खुद होगा।